यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तिशा को ऐसा करता देखकर दोनों भाई कंफ्यूज होकर उसे ही देखने लगते हैं और फिर वेद जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पिल्लों को तिशा के हाथों से ले लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वेद जैसे ही तिशा के हाथ से पिल्लो लेता है, तिशा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती है, लेकिन तभी उसके कानों में वेद की आवाज पड़ती है जो कह रहा होता है, इतनी छोटी सी बात के लिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पति को ही किस किया है, किसी पड़ोसी को नहीं। वेद की बात सुनकर तिशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है, पति को किस नहज किया है, बल्कि पतियों को किस किया है, और वैसे भी मैं तुम दोनों भाइयों की तरह शैमलेस तो नहीं बन सकती ना। जब सुबह तिशा की नींद खुलती है तो उसे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा हैवी फील हो रहा होता है, जिससे एकदम से तिशा की आंखें खुल जाती है और वह जैसे ही अपने साइड देखती है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़कर उसे छूने को होती है कि तभी उसके ऊपर एक पैर आ गिरता है, जिससे तिशा का हाथ अपने जगह पर ही रुक जाता है और वह जैसे अपना फेस टर्न करके दूसरी तरफ देखता है तो उसे वहां पे एक और वेदांश दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद तिशा के शोकिंग भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं और उसे एक एक करके रात की सारी बातें याद आ जाती है। और जैसे ही उसे रात की बात याद आती है, वो उन दोनों को गुस्से से देखने लगती है और कहती है, क्या इन दोनों को मैं पिलो दिखाई देता हूँ जो दोनों साइड से मुझे दबाकर सोए हुए हैं। इन दोनों भाइयों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ और ये दोनों यहाँ पे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अभी बताती हूँ इनको। ये कहते हुए वो एक एक पैर दोनों को मारती है और वहां से उठकर बाथरूम भाग जाती है और वही धर्म की आवाज के साथ दोनों भाई बेड के दोनों किनारे फर्श पे पड़े हुए होते हैं। अंश अपने बैग पर हाथ रखकर खड़ा होते हुए कहता है, अरे बाप रे, लगता है भूकंप आ गया। भाई कहाँ हो आप? वो ये सब अपनी आधी खुली हुई आंखों से कह रहा होता है। वो अभी भी नींद में ही होता है और वही दूसरे साइड वेद की आंखें पूरी तरीके से खुल चुकी होती है और वो अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले तिशा को ढूंढता है, जो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। उसे वहां पे न पाकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि अभी यहाँ पर हुआ क्या था। फिर वह चलकर अंश के पास जाता है और उसे वापस से बेड पे बैठाते हुए कहता है, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और वैसे यहाँ पे कोई भूकंप नहीं आता, बल्कि ये हमारी वाइफ का गुड मॉर्निंग विश करने का नया तरीका था, तो अब इसकी भी आदत डालो। क्या पता अब रोज लात खाकर ही उठना पड़े। तिशा जो बाथरूम के गेट के पास खड़ी होकर उन दोनों की बातों को सुन रही होती है, वह जैसे ही उन दोनों की बातों को सुनती है वो हंसने लगती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से ही तैयार होकर बाहर आती है और मिरर के सामने बैठकर अपने बालों को बनाने लगती है। वही अंश बाथरूम चला जाता है। उसके जाते ही वेद तिशा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और पीछे से तिशा को गले लगाते हुए कहता है, रात को अंश था इसलिए मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाया। मैं अभी तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, प्लीज उसे पहले सुन लेना फिर कुछ बोलना। तिशा उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलती है। वही उसकी परमिशन मिलते हैं। वेद कहता है, आई नो, मुझे पता है तुम्हारी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता हम दोनों को एक्सेप्ट करना, या तुम करना भी नहीं चाहोगी, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करना हो तो प्लीज अंश को करना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारा रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मैं अपने भाई को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। और वैसे भी मुझे पता है तुम दोनों साथ रहोगे तो बहुत ज्यादा खुश रहोगे और मेरे लिए यही काफी है। मैं तुम दोनों को खुश देखकर दूर से ही खुश हो लूंगा, कभी तुम दोनों के बीच आने की कोशिश नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो बिना तिशा के कुछ कहने का इंतजार करे वहां से चला जाता है। तिशा कुछ कह पाती उससे पहले ही वेद सेक्रेट रूम के अंदर जा चुका होता है और वही तिशा अपने आंखों में आंसू लिए वहीं पर बैठी रह जाती है। तभी बाथरूम का गेट खुलता है और अंश एक टॉवल से अपने बालों को सूखते हुए बाहर निकलता है। उसे देखकर तिशा जल्दी से अपने आंसू को साफ करती है और नॉर्मल होकर अपना काम करने लगती है और फटाफट तैयार होकर जैसे ही रूम से बाहर जाने को होती है, वैसे ही अंश पीछे से उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, तिशा प्लीज 2 मिनट के लिए रुक सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तिशा उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, हम बोलो, सुन रही हूँ। अंश तिशा का हाथ पकड़कर उसे बेड पे बिठाता है और उसके एक हाथ को अपने एक हाथ में लेते हुए कहता है, देखो मैं या भाई हम दोनों में से कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा हम दोनों को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए, और ये कभी भी तुम करना भी नहीं चाहोगे। इनफैक्ट तुम्हारी जगह पर कोई और भी होगा वो भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी लड़की खुद को 2 लोगों में नहीं बांट सकती है। इसलिए तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा कि हम दोनों में से किसी को ही एक्सेप्ट करो। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे जगह अपने पति के रूप में भाई को रखो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो पहले तुम्हें बताते नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में तुम अपने लिए प्यार देख सकती हो। इसलिए प्लीज तुम मेरे लिए उन्हें एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं उन्हें एक बार फिर से मेरे लिए सेक्रीफाइस करते हुए नहीं देखना चाहता। पता है तुम्हें, जब मॉम डैड की डेट हुई थी ना, तो हम दोनों उस वक्त सिर्फ 9 साल के थे और मॉम से भाई से प्रॉमिस लिया था कि वो हमारी सच्चाई को दुनिया वालों से हमेशा छुपा कर रखें।
इसलिए उन्होंने मुझे दादी के पास भेज दिया और खुद एक अनाथ के तरफ रोड पे भटकते रहे। वो चाहे धूप हो बारिश हो हर वक्त उन्हीं गरीबों के साथ रोड पे रहते थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले। वो कभी कभी चुप चुप कर मुझसे मिलने भी आते थे और उस वक्त उनके चेहरे पर बहुत चोट के निशान होते थे और उसके बाद भी उन्हें सिर्फ मेरी चिंता रहती थी और उन्हें मुझसे कोई शिकायत भी नहीं थी। बचपन से उन्होंने मुझे सिर्फ खुशियां दी है और मेरे हिस्से का दुख लिया है। एक्सीडेंट भी मेरा होने वाला था लेकिन और टाइम पर आकर उन्होंने मेरी जगह ले ली। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वही तिशा के आंखों से भी आंसू गिर रहे होते हैं। अंश की बातें सुनकर वो ये सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही होती है कि उस वक्त वेद ने कैसी लाइफ जी होंगी। फिर अंश आगे कहता है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ किसी की लाइफ में सिर्फ खुशियाँ और उनकी खुशी तुम हो और इसलिए तुम्हें उनके साथ रहना होगा। उसके बदले में तुम चाहो तो मुझसे मेरा सब कुछ ले सकती हो। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर कर भी पूरी जिंदगी रहने को तैयार, लेकिन प्लीज तुम डाइवोर्स मत लेना और भाई को अपना लेना। तिशा अंश के बात का कोई जवाब नहीं देती है। वो धीरे से अंश के हाथ से अपने हाथ को निकलती है और बिना उसकी तरफ देखो वॉशरूम में चली जाती है। अंदर जाते ही वो गेट को लॉक करके उसे लगकर नीचे बैठ जाती और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर होने के बाद वो अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने फेस को साफ करते हुए कहती है, ये दोनों होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना है। इन दोनों ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की आखिर मैं क्या चाहती हूँ। ये दोनों तो बस आए और अपना अपना फैसला सुनाकर चल दिए। अब मैं रात को बताती हूँ, इन दोनों की अकड़ नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी तिशा राठौर नहीं। तिशा रात के समय अपने बैग पे आराम से बैठी हुई होती है और उसके सामने दोनों भाई खड़े होते हैं। तिशा उन दोनों को घूरते हुए कहती है, क्या हुआ मेरे राम लखन, अब नहीं बोलना है? अरे आप दोनों इतने चुप कैसे हो? अपना प्यार दिखाओ यार एक दूसरे के लिए। सुबह तो बहुत बोल रहे थे उसे एक्सेप्ट कर लेना, मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता, तो अब क्या हुआ, अब बोलो ना। अंश तिशा की बात सुनकर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज हमें माफ कर दो ना, बट हमसे डाइवोर्स पेपर से साइन मत करवाओ। वेद भी अंश के बातों में हाँ में हाँ मिलते हुए कहता है, हाँ वाइफी प्लीज ऐसा मत करो ना, वैसे भी तुम्हें हम जैसा पति कहीं नहीं मिलेगा। हम दोनों तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं और हम दोनों बहुत से कामों में अच्छे भी है। उन दोनों को इतना डरते हुए दुखकर और उनकी ऐसी बातें सुनकर तिशा को बहुत ज्यादा ही आ रही होती है, लेकिन वो अपने चेहरे पे गुस्से वाले एक्सप्रेस लेट हुए कहती है, अच्छा सच में आप दोनों मेरे बहुत काम आ सकते हैं, तो फिर बताइए आप दोनों किस तरफ से मेरे काम आ सकते हैं। तिशा की बात सुनकर वेद उसके करीब आकर उसके कहता है, अंश खाना बहुत अच्छा बनता है तो तुम्हें कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा और हम दोनों बैग पे भी बहुत अच्छे हैं, तुम चाहो तो टॉय कर सकती हो। और हमारे साथ रहने का एक ये भी फायदा होगा कि अगर फ्यूचर में हमारे 6-7 बच्चे होते भी है तो तुम्हें उन्हें संभालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने अच्छे से संभाल लेंगे। वेद की बातें सुनकर तिशा के कान लाल हो जाते हैं और उसका फेस शर्म से जलने लगता है और फिर वो उसे घूरते हुए कहती है, यू पर्वत इंसान, आप दोनों कितने शर्मलेस हो। और क्या बोला 6-7 बच्चे हैं, भगवान इतने बच्चे करने से अच्छा है मैं अभी आप दोनों को डाइवोर्स दे दूं। मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ जो इतने बच्चे करूंगी। अंश उसकी बात सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो फिर तुम्हें हम दोनों के साथ मिलकर कितने बच्चे करने हैं। तिशा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं सिर्फ 2 ही बच्चे करूंगी या फिर 3, इससे ज्यादा मैं नहीं करने वाली। अच्छा ठीक है, हम 3 ही बच्चे में खुश है, कम से कम तुमने ये तो माना तुम्हें हम दोनों के साथ बच्चे करने हैं। वेद स्माइल करते हुए तिशा से कहता है। तिशा जैसे ही उसकी बातों को सुनती है उसे रियलाइज होता है कि अभी उसने क्या कह दिया है। फिर वो उनको घूरते हुए कहती है, वह बिल्कुल नहीं, मैं तो गुस्से हूँ और मुझे नहीं रहना आप दोनों के साथ। आप दोनों के प्यार के बीच आकर मुझे तीसरा इंसान नहीं बनना है। तिशा की बात सुनकर वेद और अंश दोनों ही उसके सामने नी डाउन होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, सॉरी, तुम्हें हट करने का हमारा मोटिव नहीं था, बस हम दोनों तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहते थे और ना ही हम दोनों तुम्हें खोना चाहते थे। हमें जो सही लगा हमने बस वही किया। उन दोनों की बातें सुनकर तिशा रोने लगती है और कहती है, आप दोनों मुझसे ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं डिसाइड करूं कि मुझे किसके साथ रहना है। जब आप दोनों को पता है कि मैं आप दोनों की वाइफ हूँ तो आप दोनों का समय अधिकार होगा ना मेरे ऊपर। फिर आप दोनों मुझे ये कैसे पूछ सकते हैं कि किसी एक अपने के लिए डिसाइड कर लो। जब मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ तो फिर दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ। मानती हूँ मुझे नहीं पता था कि मेरे दो पति है, लेकिन मैंने आप दोनों के साथ अपनी किस शेयर की है, अपना बेड शेयर किया है, अपने प्राइवेट मोमेंट शेयर किया है, फिर दोनों में मैं किसी एक के कैसे हो सकती हूँ। और फिर रोती हुई आगे कहती है, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है, आप दोनों को परमिशन देती हूँ मैं खुद को प्यार करने को, लेकिन प्लीज दोबारा ये कभी मत बोलना दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए, क्योंकि मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ। आप दोनों का बराबर हक है मेरे ऊपर। ये कहते हुए वो रोने लगती है और फिर रोते हुए ही आगे कहती है, आप दोनों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे उस वक्त कैसा लगा होगा जब आप दोनों मुझे एक दूसरे के लिए मुझे छोड़ने को तैयार थे। मतलब अगर कभी अंश का मुझसे मन भर जाता है तो वेद आप छोड़ देंगे, क्योंकि उस वक्त अंश का मन तो भर गया होगा मुझसे। और अंश आप अगर कभी आपके भाई का प्यार मेरे लिए खत्म हो जाएगा तो आप मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि अपने भी तो मुझे अपने भाई के लिए ही मांगा था। तिशा की बात सुनकर अंश और वेद दोनों के तिशा के पास आकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहते हैं, तिशा हमारा मकसद ये नहीं था, हम दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकते हैं। उन दोनों की बात सुनकर तिशा अंदर ही अंदर स्माइल करने लगती है और फिर अपने मन में कहती है,
इतनी आसानी से मैं तुम दोनों को अपने हाथ से निकल कर बिल्कुल भी नहीं दे जाने सकती। तुम दोनों ने मुझे जितना परेशान किया है ना, पहले उसका बदला निकलूंगी तुम दोनों से, फिर तुम दोनों का मेरा प्यार नसीब होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों की नानी याद दिलाने वाली हूँ। अगर मैंने तुम दोनों को पब्लिक से चप्पल नहीं खिलवाई तो मेरा नाम भी तिशा वेदांश राजावत नहीं। फिर वो उन दोनों को खुद से दूर करते हुए कहती है, आप दोनों पर्वत इंसान मुझसे चिपकना बंद करो, क्योंकि मैं आप दोनों से ही ज्यादा गुस्सा हूँ। और अगर आपको दोनों को मुझसे माफी चाहिए तो आप दोनों को 2 दिन तक मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, चाहे मैं जो भी करने के लिए कहूँ। अगर मैं किसी की जान लेने को कहूँ तो भी, और अगर मैं सड़क चलती लड़की को छेड़ने को कहूँ तो भी। वेदांश तिशा दोनों उनके अगल बगल बैठे हुए होते हैं और तिशा उन्हें घूर कर देख रही होती है और कुछ देर तक देखने के बाद कहती है, अभी रात हो गई है, इसलिए आज के लिए मैं छोड़ रही हूँ। मैं कल सोचूंगी मुझे क्या करवाना है आप दोनों से। तिशा की बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर दोनों ही अपनी चमकती हुई आंखों से तिशा को देखते हुए कहते हैं, अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है हमें लेकर के दोनों भाइयों को कैसे पनिश करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें लेकर हमारे दिमाग में बहुत कुछ है और उन काम को हम अभी करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। उन दोनों की बात सुनकर और उनके चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशन को देखकर तिशा को कुछ तो गड़बड़ लगती है और वो उन दोनों को घूरते हुए कहती है, देखो पहले क्या तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना मत। अंश अपने दोनों हाथ तिशा के दोनों तरफ रहते हुए उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, मैं कुछ करने की सोच नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अभी करना चाहता हूँ और करूंगा भी, क्योंकि अब मैं अपने रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ और मुझे अब हम दोनों के बीच 1 इंच की दूरी भी नहीं चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर तिशा के माथे पर पसीने के बूंदे दिखाई देने लगती हैं और वहां खुद बचाने के लिए वेद को देखने लगती है, लेकिन दूसरे पल ही वेद उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, एंजॉय योर नाइट बेबी, मैं तुम्हें कल रात दिन पर मिलता हूँ, अभी अच्छे से एंजॉय करना। और फिर वो अंश को देखकर उसे आंख मारते हुए कहता है, उसे ज्यादा परेशान मत करना क्योंकि कल इतना बोल वह रुक जाता है। तिशा जैसे ही उन दोनों की बातें सुनती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, ओए क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों भाई, मैं पहले बता रही हूँ मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, कुछ मेरे साथ करने की सोचती मत। और कल क्या? अंश तिशा की बातों को इग्नोर करते हुए वेद की तरफ देखते हुए कहता है, डॉन तीवरी भाई मैं सब कुछ देख लूंगा, आपसे आओ। और फिर वो तिशा की तरफ झुकते हुए कहता है, कोई बात नहीं अगर तुम गुस्सा हो तो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें बेड पे मना लूंगा। तिशा चेहरे पर छोटे बच्चे जैसे एक्सप्रेस लाते हुए कहती है, अब भी तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? मानती हूँ तुम दोनों भाइयों की उम्र हो गई है, लेकिन मैं तो अभी बच्ची हूँ ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। अंश तिशा की बात सुनकर उसे घूरने लगता है और कहता है, हे भगवान कितनी नौटंकी बाज वाइफ मिली है मुझे, वो तुम ही थी ना जिसे अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे बेबी चाहिए था और अभी खुद को बच्चा बोल रही हो। ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और क्या कहा तुमने मेरी उम्र हो गई है? तो चलो मैं तुम्हें दिखता हूँ कि इस उम्र में मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर तिशा का रोने जैसा मुंह बन जाता है और वो अपने मन में कहती है, गलती तो इन दोनों ने की थी, पनिशमेंट भी इन दोनों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल मुझे क्यों रही है? मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। बिल्कुल भी नहीं वाइफी, तुम यहाँ से कहीं बच के नहीं जा सकती हो, आज तुम्हें मेरा होना ही होगा। अंश तिशा के गले पे अपने लिप्स को चलाते हुए कहता है। उसके ऐसा करते ही तिशा शांत हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके उसको फील करने लगती है। तभी अंश तिशा के कान के पास जाकर कहता है, तिशा क्या हम अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर तुम मन कर दोगी तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं थोपना नहीं चाहता तुम पर कुछ भी। तिशा जब उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखती है तो पता नहीं क्यों वो चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाती है और अपनी हामी भर देती है। जब अंश उसकी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। फिर वो तिशा को उसकी चीन पकड़कर अपनी तरफ कहता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। तिशा अंश की तरफ देखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को डीप किस करते हैं और ऐसे ही किस करते हुए एक दूसरे के क्लॉथ को रिमूव करने लगते हैं। तिशा भी इंस्टीट्यूट ले रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके अंदर डर था वो अब खत्म हो चुका होता है और अब वो भी रुकना नहीं चाह रही होती है। फिर दोनों ही एक दूसरे को निकेट कर देता है। फिर अंश तिशा को अच्छे से बेड पे लेटाता है और उसके वापस से किश करने लगता है। किश करते करते वो उसके गले पे आ जाता है और वहां पे किश करने के साथ साथ स्मूच करने लगता है। फिर वो उसके कॉलर बोन को किस करता है, बाइट करता है, शक करने लगता है। उसका ऐसा करना तिशा को भी अच्छा लग रहा होता है। वो अपने दोनों हाथों से उसके सर को पकड़ लेती है और वो अपनी आंखों को बंद करके उसको फील करने लगती है। वही अंश तिशा के गले से लेकर पूरी बॉडी पर अपने बाइट मार्क छोड़ते हुए उसकी बॉडी पर अपने हाथों को फिरा रहा होता है और वह जैसे ही नीचे पड़ता है तिशा जोर से उसके बालों को पकड़ लेती है और कहती है, अंश प्लीज जो भी करिएगा धीरे से करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अंश उसकी बातें सुनकर ऊपर उठता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स के बीच में लेते हुए उसको डीपी किस करने लगता है और तभी तिशा की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसकी चीख उसके किश में ही दबके रह जाते हैं। और वही तिशा दर्द के वजह से अंश के बैक पे स्क्रैच करने लगती है, क्योंकि अंश ने बिना किसी प्रिपरेशन के उसके अंदर खुद का इंटर करवा दिया होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तिशा के बात करने के टोन से अंश समझ जाता है उसकी वाइफ इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इस वक्त उससे पंगा ना लेना ही उसके लिए सही साबित होगा। इसलिए वह एक अच्छे बच्चे की तरह उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम कुछ कहने वाली थी? तिशा पहले तो उसे कुछ देर तक देखती है और फिर कहती है, तुम्हें बाथरूम में ले चलो, मुझे शावर लेना है। अंश उसकी बात मानते हुए उसको अपनी गोद में उठाता है और उसे अंदर ले जाकर बाथटब बैठा देता है और उसकी ब्लैंकेट को हटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तिशा उसको घूरने लगती है और कहती है, ऐसा सोचना भी मत, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, बाकी मैं खुद कर लूंगी।
तिशा की बात सुनकर अंश एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें मुझे अपने साथ यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, अगर तुम मुझसे बचाने की सोच रही थी तो। ये कहने के साथ ही वो एक झटके से उसे ब्लैंकेट को खींचकर उसके शरीर से अलग कर देना और हॉट वाटर के नल को चालू करके खुद भी बाथटब के अंदर आ जाता है और तिशा को पीछे से गले लगाकर बैठ जाता है। तिशा बाथटब के अंदर बैठी हुई होती है और अंश उसको पीछे से गले लगाए हुए होता है। तिशा उससे छूटने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती है और वही अंश धीरे धीरे तिशा के गले पे छोटे छोटे किस कर रहा होता है और जो बात लेने में 30 मिनट लगने वाला था वो 1.5 घंटे का हो जाता है। और जब वो बाथरूम से निकलता है तो उसकी गोद में तिशा होती है जो अपनी आंखें बंद करके उसके सीने से लगकर सो रही होती है। फिर वो तिशा को आराम से बेड पे सुलाता है और पहले खुद जाकर रेडी होता है और फिर अपने हाथों से तिशा को भी रेडी करवाता है। उसके बाद वो तिशा को अपनी गोद में ही कैरी किए हुए नीचे आ जाता है। अंश के गोद में तिशा को देखकर दादी माँ और शौर्या जहाँ परेशान हो जाते हैं वहीं कोई उनको अपने गुस्से भरी नजरों से देख रहा है तो कोई जलन भरी। दादी माँ आगे जाते हुए कहती है, वेदांश तुमने तिशा को ऐसे क्यों उठाया हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है, कहीं वो बीमार तो नहीं है? वेदांश उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे नहीं दादी माँ, वो सिर्फ सो रही है, वो बीमार नहीं है, आप टेंशन मत लो, चलो हम नाश्ता करते हैं। शौर्या आगे आते हुए कहती है, लेकिन भाई आप क्या भाभी को नाश्ता करने के लिए नहीं उठाने वाले हैं? अरे नहीं, मैं उसको अपनी गोद में ही नाश्ता करवा दूंगा, इसने रात को काफी देर तक काम किया था इसलिए अभी तक इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी थोड़ा टाइम है तो सोने दो, बाकी ऑफिस आने के टाइम तो इसको उठना ही पड़ेगा, अंश शौर्या से कहता है। वही अपने आसपास से आती आवाजों को सुनकर तिशा अपनी आंखें खोल देती है और अपने आप को डाइनिंग टेबल पे देखकर वह शॉक हो जाती है और फिर अंश को घूरते हुए कहती है, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो सोकर नाश्ता करूंगी। इतना बोलकर वो अंश के गोद से उठ जाती है और उसके बगल वाली चेयर पे बैठ जाती है और वो अंश को ऐसे देख रही होती है जैसे बस अब वो उसकी जान ही ले लेगी। तभी शौर्या की बात सुनकर तिशा अपनी नजरें अंश से हटा लेती है और अपने प्लेट की तरफ देखने लगती है, लेकिन इस वक्त उसका खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है और उसकी आंखें बार बार बंद हो रही होती है और वो एक टुकड़ा अपने मुंह में डालकर वहीं पर बैठे बैठे ही सोने लगती है। और जब कोई उससे कुछ बोलता है तो वो नींद में ही उसकी बातों का जवाब दे रही होती है। उसको ऐसे सोते हुए देखकर शौर्या मुस्कुराने लगती है और अंश को छेड़ते हुए कहती है, भाई आपको इतना भी नहीं थकाना चाहिए था भाभी को, लगता है रात में आपने कुछ ज्यादा ही मेहनत करवा ली है भाभी से। शौर्या की बात सुनकर खुशी गुस्से से अपने हाथों की मुठिया बना लेती है और वही वाणी उनकी बात सुनकर तिशा को गुस्से से देखते हुए कहती है, मुझे मेरा सब कुछ छीनकर खुद खुशियां मना रही है। वही शौर्या की बात सुनकर अंश के कान लाल हो जाते हैं और वो शौर्या को घूरते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो, और वैसे मैंने कुछ नहीं किया है, उसे ही जब देखो तब ऑफिस का काम लेकर बैठी रहती है। तिशा जो आधी नींद में होती है जब वो अंश की बात सुनती है वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है और कहती है, तुम कितने झूठे हो, मैं कहा ऑफिस का काम कर रही थी, वो तुम्हें जो मुझे रात भर परेशान कर रहे थे, मैंने तुम्हें बोला नहीं था मुझे सोने दो, परेशान मत करो, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी रोमांस की पड़ी थी, मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं, अब मेरे तो पैर भी काम नहीं कर रहे हैं और मुझे नींद भी आ रही है, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? दादी माँ जो सूप पी रही होती है वो तिशा की बात सुनकर गरम गरम सूप को ही अपने मुंह में डाल लेती है जिससे उनका मुंह जल जाता है और वही शौर्या जो खाने के लिए अपने हाथ में पराठे का टुकड़ा ली होती है वो छूटकर वहीं पर गिर जाता है और वही लोग शौक के मारे अपना मुंह खोले तिशा को ही देख रहे होते हैं। तिशा आगे कुछ बोलने वाली ही होती है कि तभी अंश चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है, तिशा। अपने पास से इतनी तेज आवाज सुनकर तिशा की नींद छूमंतर हो जाती है। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी तेजी से मेरा नाम क्यों लिया? लेकिन जब वो अपने सामने बैठे लोगों का एक्सप्रेशन देखती है तो उसे याद आता है अभी वो यहाँ पे क्या बकवास कर रही थी और फिर क्या था। वो अगले पल ही बिना किसी से अपनी नजरें मिलाए वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे अभी याद आया, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है बिना कुछ खाए। वही उसको इसे भागते हुए देखकर पीछे से सारे लोग हंसने लगते हैं और अब अंश के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने घर वालों की नजरों में देख सके, इसलिए वो भी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वही तिशा अपने कार में बैठते हुए कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं शाम को घर वालों को फेस कैसे करूंगी, क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। तभी कार के अंदर अंश आते हुए कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, वो यही सोच रहे होंगे कि उनकी बहू कितनी बेशर्म है और दादी माँ तो ये इमेजिन कर रही होगी कि 9 महीने बाद उसके गोद में उनका पोता होगा। अंश की बात सुनकर तिशा गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, कुछ करने के बाद भी तुम्हारे अंदर ये सब बोलने की हिम्मत है, चलो निकलो अभी मेरे कार से, दोबारा से तुम अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, तुम्हारी वजह से मैं अपना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। उसकी बातें सुनकर अंश उसको एकदम सिंगल लगा लेता है और उसके गालों पर छोटे छोटे किस करते हुए तोतली भाषा में कहता है, अलेले मेरे बच्चे को गुस्सा आ रहा है, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, तुम तो मेरी प्यारी प्यारी वाइफ हो ना, और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें किसने बोला था इतनी खूबसूरत होने को, अब तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अंश की बातें सुनकर तिशा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसकी बातों पर हंसे या फिर रोए। वो खुद से अंश को दूर करते हुए कहती है, हाँ महाराज, मैं समझ गई, सारी गलती मेरी है, अब खुश। तिशा शाम को ऑफिस से आती है, सीधे अपने रूम में चली जाती है। वो रात का खाना भी अपने रूम में ही खाती है क्योंकि उसको घर वालों को फेस करने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा होता है। खाना खाते ही वो बेड पे ऐसे गिरती है जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। तभी उसकी नजर अंश पे जाती है जो शीशे सामने खड़ा होकर अपने बालों को सेट कर रहा होता है।
उसको इतने प्रॉपर तरीके से तैयार होता हुआ देखकर तिशा की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरते हुए कहती है, तुम इतनी रात को तैयार हो गया, कहाँ जा रहे हो? अंश उसको शीशे के में से ही देखते हुए कहता है, मैंने कल अपनी वर्जिनिटी लूज की है, इस खुशी में मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर तिशा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो उसे घूरते हुए कहती है, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, वैसे मैं पहले ही बोल रही हूँ तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो। अंश उसकी बात सुनकर पाउटी फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, अरे यार तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, और वैसे भी भाई अभी शावर लेकर आ जाएंगे तुम्हें कंपनी देने के लिए, इसलिए मुझे जाने दो। क्या कहा तुमने? वेद यहाँ पे है, तिशा शॉक होते हुए कहती है। अंश उसका शोकिंग फेस देखकर स्माइल करने लगता है और फिर उसके पास जाकर उसके लिप्स पे सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, हाँ भाई यही पे है और बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाले हैं तुम्हें ढेर सारा करने के लिए। तिशा जैसे ही अंश की बात सुनती है उसको कल रात की बात याद आ जाती है। एंजॉय योर नाइट बेबी, मैं तुम्हें कल रात को बैग पे मिलता हूँ। ये बात याद आते ही तिशा की शक्ल ऐसे हो जाती है जैसे तो अब नहीं तो तब रोने वाली है। फिर वो अंश की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर मासूमियत भरा एक्सप्रेशन लाते हुए क्यूटली कहती है, वैसे वर्जिनिटी तो मैं भी खाई थी कल अपनी, तो चलो हम दोनों मिलकर साथ में पार्टी करते हैं। तिशा के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर अंश को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है, लेकिन वो अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, अरे मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को पार्टी करना है, लेकिन सॉरी बेबी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की ना तो भाई मेरा गला काट देंगे, लेकिन मुझे तो अभी जिंदा रहना है तुम्हें बहुत सारा प्यार करने के लिए। इतना बोलकर वो तिशा के फोरहेड पर किस करता है और बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद तिशा अपनी डरी हुई नजरों से एक नजर बाथरूम की तरफ देखती है और फिर ब्लैंकेट को उठाकर सर से पांव तक अपने आप को कर लेती है और अपने मन में कहती है, इससे पहले कि दूसरा डेविल तेरे पास आए तुझे सोना होगा, नहीं तो आज तू नहीं बचने वाली है। इतना बोलकर वो सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही होती है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर खुद पे ही चिल्लाते हुए कहती है, बेवकूफ लड़की, क्या जरूरत थी तुझे दिन में सोने की, अब नहीं आ रही है ना नींद, प्लीज निधिया रानी आ जाओ और मुझे सुला दो। वो अपने आप में बुदबुदा रही होती है कि तभी उसको बाथरूम के खुलने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद वो अपने आंखें तुरंत बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। तभी वेद बाथरूम से बाहर आता है। वो बस टॉवल में ही था। वो शीशे के सामने जाकर अपने बाल सही कर रहा था कि तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी तिशा पर गई, जो कि वेद को एक नजर देखती है और जल्दी से सोने का दिखावा करने लगती है ताकि वो तिशा की नजरों से बच सके। तिशा की इस हरकत पे वेद पे चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो तिशा की बेड की तरफ बच जाता है और उसके पास पहुंचकर वो उसके फेस पर से ब्लैंकेट को हटा देता है। तिशा बस जबरदस्ती से अपनी आंखें मूंदी थी ताकि वेद को उसके ऊपर शक ना हो, लेकिन उसे वेद की खुशबू साफ साफ महसूस हो रहा होता है। वही वेद तो बस तिशा के खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देख रहा होता है और वही डर के मारे तिशा की हालत खराब हो रही थी। वेद को ये बात समझने में देर नहीं लगती है कि तिशा बस सोने का नाटक कर रही है। ये सोचते ही वेद के चेहरे पर बस शैतानी हंसी आ जाती है। फिर वो तिशा के चेहरे के करीब बढ़ने लगता है और अब उसके और तिशा के बीच बस कुछ ही इंचों का फैसला था। तिशा को जब अपने चेहरे पर वेद की गर्म सांसें महसूस होती है तो उसके पसीना छूटने लगता है और वेद के बाल से पानी टपककर तिशा के चेहरे पर गिर रहा होता है, जिससे ना चाहते हुए भी तिशा को अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी नजरें वेद की नजरों से जा मिलती है और वो वेद को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। उसे सच में बहुत ज्यादा असहज महसूस हो रहा होता है। फिर वेद उसके चेहरे के और करीब आता है और एक ही पल में वो तिशा के लिप को खुद के लिप से ब्लॉक कर देता है। और वही उसके ऐसा करते ही तिशा बेड पर ही अपने हाथ पांव चलाने लगती है, लेकिन वेद उसको और भी फोर्सफुली किस करने लगता है और फिर वो तिशा के ऊपर से ब्लैक हैंड को हटा देता है और उसके हाथ को बेड पर अपनी हाथों की गिरफ्त में कर लेता है, जिससे अब तिशा को थोड़ा दर्द होने लगता है। वो हिल भी नहीं पा रही होती है और फिर एक ही पल में वो तिशा के ऊपर आ जाता है और वो उसको किस करने में इतना मशगूल हो जाता है। वही तिशा वेद के भार को अपने ऊपर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही होती है। वेद 20 मिनट बाद तिशा को छोड़ता है। उसके छोड़ते ही तिशा उसे अपने ऊपर से धक्का देने लगती है और वो बहुत जोर जोर सांसें लेने लगती है। तिशा अपनी बढ़ती सांसों को संभाल ही रही होती है कि तभी कोई उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है। तिशा जब ये देखती है तो डर के मारे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वही वेद उसको ऐसे देख रहा होता है जैसे एक भूखे शेर के सामने उसका शिकार रख दिया गया हो। फिर वो झुककर तिशा के नाके पे किश करने लगता है और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, आई लव यू सो मच तिशा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ एंड थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में दोबारा से आने के लिए, हमारे लाइफ में खुशियां लाने के लिए। उसकी इतनी प्यार भारी बातें सुनकर तिशा का डर स्माइल की जगह ले लेता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आप दोनों को, क्योंकि वो आप दोनों ही हो जिसकी वजह से मैं उस अंधेरे में से बाहर निकल पाई हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। उसकी बात सुनकर वेद तिशा को देखता है और उसके पास उसकी लिप्स पे किश करने लगता है। काफी देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किश करते हैं। उसके बाद वेद तिशा से दूर होता है और फिर उसको देखते हुए वो एक एक करके तिशा के नाइट सूट के बटन को खोलने लगता है। फिर वेद तिशा के नाइट ड्रेस को निकाल देता है और फिर वो उसके हाफ नेकेड बॉडी को देखता है और फिर वो अपने टांग उसके गलबों को लिक करने लगता है। जैसे ही तिशा को अपने गले पे वेद का टंग फील होती है, तिशा की पूरी बॉडी कांप उठती है और वो कसकर बेडशीट को पकड़ लेती है। उसे अभी भी थोड़ा डर लग रहा होता है और कल की वजह से उसके बैक में पेन भी हो रहा होता है, लेकिन फिर वो वेद के मूड को देखकर वो अपने दर्द को इग्नोर कर देती है।
वही वेद तिशा के ब्रा को भी निकालकर उसके बॉडी से अलग कर देता है। उसके ऐसा करते ही तिशा अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसके दोनों हाथों को तो वेद अपने एक हाथ से पकड़कर ऑलरेडी ऊपर करके पकड़ा होता है। फिर वेद धीरे धीरे करके तिशा के कोलार बोन से लेकर उसके गले तक आता है और फिर वहां से उसके पूरे चेस्ट एरिया को भी लिक करने के साथ बाइट करने लगता है। वही उसके ऐसा करने से तिशा को हल्का हल्का अपने चेस्ट एरिया में पेन होने लगता है और साथ ही बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। और फिर वो तिशा के बाकी कपड़ों को भी निकाल लेता है और अब तिशा उसके सामने फुल्ली निकेट होती है। वेद तिशा के पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है और फिर कहता है, तिशा तुम सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी इस बात को सुनते ही तिशा की हालत खराब हो जाती है क्योंकि यह बोलते वक्त वेद की नजरें तिशा के निकेट बॉडी पे होती है, जिसके वजह से तिशा को ये कॉम्प्लीमेंट हजम नहीं हो रहा होता है और शर्म की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया होता है। तिशा बिना उसकी तरफ देखे कहती है, ये आप किस तरह से बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। ये बोलकर वह तिशा के ऊपर से उठता है और उसके लेग को स्प्रे कर देता है। तिशा जैसे ही रियलाइज करती है वेद ने अभी क्या किया है तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वह हकलाते हुए कहती है, पापा प्लीज आज छोड़ दो ना। वेद उसकी बात सुनकर रुक जाता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये सब चीज नहीं करना, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा दर्द होगा, प्लीज छोड़ दो ना हमें। तिशा इतनी रिक्वेस्ट भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है। वेद झुककर उसके गालों पे अपना हाथ रखता है और कहता है, क्यों, मुझे तुम्हें प्यार करना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं आ रहा है क्या? उसकी बातें सुनकर तिशा चुप हो जाती है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि उसका यूं रुकना वेद हट कर गया है, इसलिए वो उसको समझते हुए कहती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा है, कल बहुत ज्यादा दर्द हुआ था ना इसलिए। उसकी बात सुनकर वेद इसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, ओह तो ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें दर्द ना हो, और वैसे भी अब इतना आगे आ जाने के बाद मेरे लिए रुकना संभव हो गया है, तो अब तुम्हें थोड़ा दर्द होता भी है तो इसे सहना होगा। इतना बोलकर वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और उसको डीपी किश करने लगता है और जब वो देखता है तिशा का ध्यान उसके किश पे आ चुका है तो वो खुद को तिशा के अंदर खुद इंटर कर देता है। उसके ऐसा करते ही तिशा को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो अपने पैरों को इधर उधर करने लगती है, लेकिन वेद के किश करने की वजह से उसकी आवाज उसके मुंह के अंदर ही घट कर रह जाती है और वेद उसके पैरों को भी अपने पैरों से दबा लेता है। वो पहले तो बस चीज स्लोली कर रहा होता है, लेकिन फिर वो बढ़ाते वक्त के साथ ही वो बहुत ही वाइल्ड होकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और साथ कि वो ब्रूटली तरीके से उसको वाइट और सक कर रहा होता है। तिशा चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही होती है, ऐसे ही वो उससे सारी रात इंटीमेट होता रहता है। उस रूम का ऐसा कोई जगह नहीं बचा होता है जहाँ वो उसके साथ इंटीमेट ना हुआ हो। तिशा तो काफी देर पहले ही थक कर सो गई होती है, लेकिन उसके बाद भी वेद उसे नहीं छोड़ता है जब तक वो खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर लेता। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। तिशा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसको अपने बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होता है कि मोदी का ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है जहां उसे पेन नहीं हो रहा हो। उसकी इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही जब वेद को अपने चेस्ट पर कुछ गीला गीला फील होता है तो अपने आंखें खोल देता है और वह जैसे ही देखता है कि तिशा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो वो एकदम से घबरा जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तिशा क्या हुआ? तिशा उसकी आवाज सुनकर उसको गुस्से से देखने लगती है और कहती है, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ही ज्यादा बुरे हो, हटो यहाँ से साइड हो, आप बहुत ही गंदे हो, आपकी वजह से मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तिशा अब मैं क्या करूँ, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं रात को अपने आप को नहीं रोक पाया। इतना बोलकर वो तिशा को अपने ऊपर से हटकर बगल में लेटा देता है। वही उसकी बातें सुनकर तिशा उसे घूरने लगती है और कहती है, हाँ सारी गलती तो मेरी ही है जो मैंने आप दोनों को खुद को हाथ लगाने दिया। अब आप दोनों में से कोई भी मेरे पास आकर दिखाओ, मैं दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। किसी का भी हस्बैंड इतना बुरा नहीं होगा जितना आप दोनों। अब दोनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसको भी मैंने मिस कर दिया। वेद अपनी जगह से उठाते हुए कहता है, ठीक है रोना बंद करो, मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई है, मैं अभी देता हूँ, तुम किस टाइम में ठीक हो जाओगी। इतना बोलकर वो पहले तिशा को बेड के हेडबोर्ड से लगाकर बैठा देता है और फिर साइड टेबल से एक मेडिसिन निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहता है, इसे खाओ। तिशा भी उसके हाथ से मेडिसिन और पानी का गिलास ले लेती है और जल्दी से खा लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वेद पे जाती है उसके पूरे चिक्स और कान रेड हो जाते हैं क्योंकि सामने वेद निकेट खड़ा होता है। तिशा अपना फेस दूसरे साइड करते हुए कहती है, जल्दी से आप कपड़े पहनिए पहले। वेद को उसकी बात समझ में नहीं आती है क्योंकि वो भूल चुका होता है कि अभी किस दशा में उसके सामने खड़ा है, इसलिए वो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या? हाँ मैंने बोला कपड़े पहनिए क्योंकि मुझे आपको वैसे देखने का कोई शौक नहीं है। ये बोलते हुए वो थोड़े गुस्से में भी लग रही होती है। अब जाकर वेद को उसकी बातें समझ में आती है, लेकिन फिर वो तिशा को परेशान करने के लिए कहता है, तिशा मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम कब तक मुझे ऐसे शर्माओगी? हम चलो मेरी तरफ देखो और हटाओ अपने फेस से अपने हाथों को। तिशा उसकी बातें सुनकर भी कुछ नहीं रहती है और ना ही उसकी तरफ देखती है। उसकी इस हरकत को देखकर वेद की आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं कि कोई उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना करते हैं, इसलिए वो इस बार थोड़े कोल्ड वॉइस में कहता है, तिशा अगर तुमने 1 सेकंड के अंदर अपने फेस से हाथों को नहीं हटाया और मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं फिर से वो सब कुछ दोबारा करूंगा। नहीं, वो ऐसे बोलकर जल्दी से उसकी तरफ अपना फेस कर लेती है और अपने हाथों को भी हटा देती है, लेकिन फिर वो जैसे ही उसको दिखती है उसकी नजर डायरेक्ट गलत जगह पर चली जाती जिससे वो शर्मा कर अपना फेस दोबारा से टर्न कर लेती है।
वेद जब देखता है कि तिशा ने अभी कहा देखा है तो वो स्माइल करने लगता है और कहता है, तिशा मैं तुम्हारा हूँ, मेरी पूरी बॉडी तुम्हारी है, तो तुम्हें ऐसे साय फिल करने की जरूरत नहीं है। तिशा जब उसकी बातों को सुनती है तो वो अपने मन में कहती है, ये कितने सेमलेस है और क्या ये मेरे अंदर था, अभी मैं सोचूं मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, ओ गॉड बचा लेना मुझे इन दोनों से। फिर वेद नीचे पड़ा अपना टॉवल उठना है और उसे अपने कमर रैप कर लेता है और फिर वो एकदम से तिशा को अपनी गोद में उठा लेता है। तिशा जब देखती है वो बिना कपड़ों के उसके गोद में है तो वो अपना फेस उसके सीने में छुपा लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, बेशर्म इंसान तुम मुझे नीचे उतारो, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। वेद तिशा के कान के पास जाकर एकदम शांत आवाज में कहता है, तिशा शांत हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ शावर लेने जा रहे हैं और तुम एक बार रूम की हालत देखो कितनी गंदी हो गई है, इसको साफ ही तो करवाना पड़ेगा ना, इसलिए चुपचाप से मेरे साथ चलो। फिर वो तिशा को बिना परेशान किए बाथटब में हॉट वाटर भरकर उसको उसके अंदर लेता देता है और खुद शावर लेकर बाहर आता है और घर के नॉर्मल कपड़े पहनकर नीचे जाता है और एक मैट को अपने रूम को क्लीन करने के लिए बोल देता है। वो मैट जब रूम की हालत देखती है तो बेचारी वो भी शर्मा जाती है, लेकिन फिर वो अपना काम करके जल्दी से रूम से बाहर चली जाती है और नीचे आकर वेद से कहती है, छोटे मास्टर मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है और बेडशीट को भी चेंज कर दिया है। वेद हम बोलकर ऊपर चला जाता है। वो रूम को एक नजर देखता है और फिर बाथरूम का गेट खोलकर अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है तिशा आराम से बाथटब में सो रही होती है। उसको इतने आराम से बाथरूम के अंदर सोता हुआ देखकर वेद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर वो एक टॉवल उठना है और उसे टॉवल में तिशा को रैप करके अपनी गोद में उठा लेता है और उसे रूम में लेकर आ जाता है। वेद तिशा बेड पे अच्छे से लेटा देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और वहां से उसके लिए कपड़े लेने के लिए क्लोजेट रूम में चला जाता है। जब वो तिशा के पहनने के लिए कपड़े लेकर बाहर आता है तो देखता है टेबल पर रखा हुआ तिशा का फोन काफी देर से बज रहा है। जब जल्दी से जाकर उस फोन को पिक करता है, जैसे ही वो फोन को उठना है वैसे ही उधर से मयंक लगभग चिल्लाते हुए कहता है, अबे बेवकूफ लड़की, मैंने तुझे कल ही बोला था ना कि आज मेरी छुट्टी है और मैं आज के दिन बस सोना चाहता हूँ, लेकिन तेरी वजह से मुझे बार बार ऑफिस से फोन आ रहा है। जितनी जल्दी हो सके ऑफिस पहुंच, वो ईशान कपूर वेट कर रहा है ऑफिस में तेरा। वेद जब उस इंसान को इस लैंग्वेज में तिशा से बात करते सुनता है तो उससे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके बात करने के तरीके से पता चल रहा होता है कि वो दोनों कितनी ज्यादा क्लोज है। वेद उस फोन कॉल का जवाब देते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हु आर यू। मयंक जब किसी लड़के की आवाज सुनता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तिशा तेरे फोन से तेरे पति की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि मैं उसका पति ही बोल रहा हूँ, वेद चिड़ी हुई आवाज में कहता है। वेद की बात सुनकर मयंक, जो अपनी आधी नींद में तिशा को कॉल कर दिया होता है, वो जैसे ही वेद की बात सुनता है उसका नींद 2 सेकंड के अंदर गायब हो जाता है और फिर वो हकलाते हुए कहता है, वो मुझे तिशा से बात करना था, आई मीन तिशा मैडम से। वेद उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, कोई सेकंड बात नहीं हो तो मुझे बता सकते हो, मैं उसे संभाल लूंगा, फिलहाल वो सो रही है इसलिए मैं तुमसे उसकी बात नहीं कर सकता। ओके सर, कोई बात नहीं। इतना बोलकर मयंक जल्दी से फोन को काट देता है। फिर वेद तिशा के पास जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, तिशा उठ जाओ, ऑफिस जाना है, वेकअप वाइफी। तिशा के कानों में जब वेद की आवाज जाती है और वो एक पिल्लो उठाकर उसमें अपने फेस को छुपा लेती है और छोटे बच्चे की तरह रोते हुए कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बस सोना है, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे सोने दो। बिल्कुल भी नहीं, चलो फटाफट से उठो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ। वेद इतना बोलकर उसकी फेस से पिल्लो को हटा देता है। उसके ऐसा करने से तिशा रोते हुए कर बैठ जाती है और एक छोटे बच्चों की हाथों को पटकते हुए कहती है, अब बहुत बुरे हो, मुझे सोने भी नहीं, एक तो रात भर परेशान करते हो और एक दिन चैन से बच्चे को सोने भी नहीं दे सकते हो। हम दोनों की वजह से मेरे पूरे बॉडी में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे किसी ने मुझे पकड़ के जी भर कर धोया हो। वेद उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, लेकिन तुम्हारी हरकतों को तो देखकर ऐसा नहीं लगता है जैसे तुम मेरे सामने बैठी हो, मेरा मन कर रहा है अभी तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊं। वैसे सुबह सुबह नाश्ते में तुम्हें खाना इतना बुरा भी नहीं होगा। तिशा जैसे ही वेद की बातों को सुनती है एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है और जैसे ही उसकी नजर खुद के ऊपर जाती है वो एकदम से घबरा जाती है और जल्दी से ब्लैंकेट को खींचकर अपने ऊपर कर लेती है और वेद को घूरते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती एक लड़की को बिना कपड़ों का देखते हुए? वेद उसकी बातें सुनकर उसके करीब चला जाता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, पहली बात मैं किसी लड़की को नहीं देख रहा था, मैं अपनी वाइफ को देख रहा था, और दूसरी बात सामने वाला जब खुद दिख रहा है तो देखने में क्या प्रॉब्लम है? उसकी इस बात को सुनकर तिशा की बोलती बंद हो जाती है और उसके कान लाल हो जाते हैं और तभी वेद उसके चिक्स पे बाइट कर देता है और फिर उससे दूर होते हुए कहता है, ओ ये तो कुछ ज्यादा ही स्वीट है, मुझे डायबिटीज ना हो जाए कहीं। उसकी इस हरकत पे तिशा उसको घूरते ही रह जाती है और फिर वो वेद के लाए हुए कपड़ों को वही ब्लैंकेट के अंदर ही धीरे धीरे करके पहनना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वेद उसके सामने जाकर बैठ गया होता है और उसके खाने के बाद भी वो वहां से नहीं जा रहा होता है। तिशा जैसे तैसे करके फटाफट तैयार होती है और ऑफिस के लिए वेद के साथ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद तिशा जल्दी से वेद के कार से बाहर निकाल के अपने ऑफिस के अंदर जाने लगती है और वेद भी अपने कंपनी की तरफ जाने के लिए मर जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत वापस से तिशा के ऑफिस के नीचे लाकर अपनी कर को लगा देता है और वो भी तुरंत ऑफिस के अंदर चला जाता है। तिशा जैसे ही ऑफिस के अंदर जाती है उसकी नजर ईशान पे पड़ती, जो उसके केबिन के अंदर ही काउच पे बैठा हुआ होता है। उसको वहां पे देखकर तिशा की आंखें छोटी हो जाती है। वो जैसे ही कुछ कहने वाली होती है वैसे ही कोई पीछे से आकर उसको हक कर लेता है और कहता है, फाइनली मैं तुम्हारे पास पहुंच ही गया वाइफी,
इतना कहते कहते ही वो रुक जाता है क्योंकि उसकी नजर भी अब ईशान पे पड़ चुकी होती है। और वही ईशान जो काफी देर से अपने फोन में लगा हुआ होता है, आवाज सुनकर उसका भी ध्यान उन दोनों पर ही चला जाता है और वह जैसे ही तिशा के कमर के इर्द गिर्द लिपटे वेदांश के हाथों को देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और वेदांश के हाथों को तिशा के कमर से हटा देता है और उसे घूरते हुए कहता है, भाई अपने तिशा को गले क्यों लगाया था और अपने उसको वाइफ भी बोला। ईशान की बातें सुनकर तिशा इधर उधर देखने लगती है और वही वेद जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े को डराते हुए कहता है, मैंने कब इसे गले लग गया था। ईशान, भाई झूठ मत बोलो, मैं अभी अपनी आंखों से देखा था, कानों से सुना था। वेद ईशान को घूरते हुए अपने मन में कहता है, अबे गधे, जब तूने अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुने था तो पूछ क्यों रहा है, बंद करके नहीं बैठ सकता है। लेकिन फिर वो अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए कहता है, मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं गले नहीं लगाया था, बल्कि मैंने खुद को गिरने से बचने के लिए इनको पकड़ के सहारा लिया था। और हाँ, मैंने वाईफाई नहीं बोला था, वाईफाई बोला था। मुझे ईमेल सेंड करना है इमरजेंटली और मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ईशान वेद को अपनी शक वाली नजरों से घूरते हुए कहता है, चलो मान लेता हूँ मेरी आंखों ने गला देख लिया था और मेरे कानों ने गलत सुन लिया था, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और हम दोनों साथ में कैसे आए। उसकी बातें को सुनकर वेद का मन हो रहा होता है कि वो अपने हाथों से अपने भाई का गला दबा दे। 7 डेविल प्लेबॉय और एक क्यूट गर्ल जिसकी उम्र 18 साल जो थी अनाथ कैसे फंसती है। इनके जाल में क्या था उसका कसूर जो सब ने मिलकर किया उसके साथ। इतना बड़ा गुनाह क्यों किया, उसके इज्जत को तार तार। उनकी हैवानियत का क्या हुआ असर, किस मोड़ पर ले गई उसकी जिंदगी। फिर ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वह माफिया ब्रदर हो जाते हैं। उसके प्यार में पागल क्यों अचानक हो जाती है, वह गायब किसी को नहीं है उसका पता। पूरी स्टोरी को जानने के लिए देखें 7 डेविल माफिया एंड एंजेल गर्ल। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।